टाइम था 16 मई 1980 का, जब अमेरिका के मिनीसोटा में रहने वाली मैरी स्टफर्ड अपने पति इरिफ के साथ पिछले काफी दिनों से फिलीपींस जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये लोग हर 4 साल में एक बार अपनी धार्मिक यात्रा के लिए फिलीपींस जाया करते थे। तो अब वो लोग वहीं पर जाने के लिए पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे और इसी टाइम मैरी ने अपने पति से कहा कि उसे सैलून भी जाना है। तो बाजार का सारा ही काम निपटा लेने के बाद वो सैलून जाएगी और उसके बाद वापस अपने घर पर आएगी। और अगर वो थोड़ा लेट हो जाती है तो वो ज्यादा चिंता ना करे। इरिफ इस बात के लिए हाँ भर लेता है और मैरी अपनी बेटी बैथ को लेकर बाजार चली जाती है। बाजार से जितना भी सामान उन्हें खरीदना था वो सामान खरीद कर वो लोग सैलून में जाते हैं और उसके बाद वापस अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग सैलून से निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने सामान को अच्छे से जचा रहे थे ताकि उसकी बेटी आराम से अपनी गाड़ी में बैठ पाए, कि इसी टाइम एक अनजान व्यक्ति उनकी गाड़ी में आ बैठता है। इस टाइम मैरी अपनी गाड़ी चला रही थी और उसकी जो कंडक्टर साइड वाली सीट थी वो इस टाइम खाली थी, जिसके चलते वो दूसरा बंदा जो कि यहाँ पर आया था वो वहां पर कंडक्टर साइड वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। और उस टाइम उसने अपने साथ एक गन ले रखी थी जो कि उसने मैरी के ऊपर तान दी और ये बात कही कि वो चुपचाप जहां पर भी उसे चलने के लिए कह रहा है वो वहीं पर चल पड़े, नहीं तो वो अपनी जान गंवा देगी और उसके साथ साथ बेवजह ही इनकी बेटी भी मारी जाएगी। मैरी को यही लग रहा था कि शायद ये बंदा इन्हें लूटने के लिए आया है और किसी न किसी सुनसान जगह पर ये इन्हें अपने साथ ले जाकर इनके सारे के सारे पैसे छीन लेगा और उनके बाद इन्हें रिहा कर देगा। ये बात सोचकर वो जाने लगती है एक तरफ, लेकिन यूं ही चलते चलते वो बंदा एक वीरान इलाका आने के बाद भी गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहता है, जबकि यही बात कहता है कि जहां पर भी वो ले जाने के लिए बोल रहा है वो लोग चुपचाप वहीं पर चले। मैरी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और इसी बीच जब वो लोग जा रहे थे तो मैरी को पता चलता है कि सामने तो पुलिस वालों ने नाका लगा रखा है और थैंक गॉड यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं, क्योंकि अब वो जाकर पुलिस वालों को इस बात का इशारा कर देगी कि इस बंदे में गड़बड़ है और उसके बाद तो पुलिस वाले इस सारे ही माहौल को अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन इन सारी ही चीजों को साइड में बैठा हुआ ये बंदा जिसके की हाथ में इस टाइम गन थी वो भी देख रहा था और उसके बाद उसने पहले से ही मैरी को सचेत कर दिया कि अगर किसी भी तरीके के अगर वो दिमाग चलाती है यहाँ पर पुलिस वालों को उसे पकड़वाने की कोशिश करती है तो वो उसे मार डालेगा, उसकी बेटी को मार डालेगा, भले ही बाद में उसे पुलिस वाले पकड़ लें। जिसके चलते अब मैरी और ज्यादा घबरा जाती है और वो पुलिस वालों के पास से चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। काफी आगे ले जाने के बाद एक जगह ऐसी भी आती है जहां पर कि इस किडनैपर ने ये बात कही कि वो अपनी गाड़ी इस तरफ ले ले। वहां पर जाने के बाद वो मैरी को और उसकी बेटी को गाड़ी से उतार लेता है, क्योंकि यहीं पर साइड में एक गाड़ी और भी खड़ी थी और वहां पर ले जाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में उन दोनों को बैठने के लिए बोल देता है। गाड़ी की डिग्गी इतनी बड़ी नहीं थी, जिसके चलते मैरी ने यही बात कही कि हम दोनों तो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन उस बंदे ने जबरदस्ती करके उनके मुंह पर टेप लगाकर उन्हें उस डिग्गी में ठूस दिया और उसके बाद डिग्गी बंद करके वो एक तरफ जाने लगता है। लेकिन इसी टाइम जब वो गाड़ी चला रहा था तो मैरी की बेटी बैथ की वो टेप खुल जाती है और उसके बाद उसकी बेटी चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ 7 साल की थी। तो उस किडनैपर को पता चल जाता है, जिसके चलते वो रिस्क तो लेना नहीं चाहता था। तो वहां पर एक पार्क के पास इस टाइम ये लोग पहुंच चुके थे और वहां पर अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो किडनैपर इन लोगों के पास दोबारा से जाता है, गाड़ी की डिग्गी को खोलता है और उसके बाद मैरी की बेटी बैथ को एक और नई टेप लगा देता है। लेकिन इसी टाइम यहाँ पर साइड में ही दो छोटे छोटे बच्चे साइकिलिंग के लिए आए थे और वो लोग जब ये चीज देखते हैं कि इस बंदे ने गाड़ी की डिग्गी में किसी लड़की को डाल रखा है, उसके साथ ये कुछ कर रहा है, तो उन दोनों लड़कों में से एक लड़का यहाँ पर इस किडनैपर के पास आ पहुंचता है और आकर पूछने लगता है कि आखिरकार वो इनके साथ क्या कर रहा है। पहले तो उस किडनैपर ने उस लड़के को यही बात कही कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लड़का कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि अभी वो भी छोटा था, उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके चलते उस किडनैपर ने उस लड़के को भी उठाकर अपनी डिग्गी में डाल दिया और जो दूसरा लड़का उसके साथ साइकिलिंग करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था वो इन
सारी ही चीजों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो यहाँ से अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। डिग्गी में पहले ही कम जगह थी, लेकिन अब तो उसमें करीबन 3 लोग फंस चुके थे और उसके बाद वो किडनैपर अपनी गाड़ी लेकर इस जगह से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। उसके बाद एक जंगल आता है और उस जंगल में अपनी गाड़ी रोककर वो डिग्गी को खोलता है और उस लड़के को बाहर निकालकर करीबन उसने 2 से 3 मिनट उस लड़के के साथ बिताई होंगी और उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर एक घर के पास आ पहुंचता है। ये घर बिल्कुल अकेले में था, यहाँ आसपास में कोई और घर नहीं था और वहां पर आकर उसने गाड़ी की डिग्गी को खोला और मैरी को और उसकी बेटी बेथ को उस डिग्गी से बाहर निकाला और गन पॉइंट पर उन्हें घर के अंदर लेकर जाता है। अभी तक मैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा उनसे चाहता क्या है। अगर ये चाहता तो ये इनकी गाड़ी लेकर वहीं पर जा सकता था, लूटना अगर ये इन्हें चाहता तो वहीं पर जंगल में भी इन्हें लूट सकता था। और उसके बाद जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं तो वहां पर आते ही इस व्यक्ति ने उन दोनों को ही एक चैन पहना दी। इस चीज को देखकर मैरी काफी ज्यादा हैरान थी कि इसने तो हमारी यहाँ पर आने की पहले से ही तैयारी कर रखी है, क्योंकि वहां पर पहले से ही 2 अलमारी भी बना दी गई थी और उन दोनों ही माँ बेटियों को उन अलमारियों में डाल दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही शाम का टाइम होता है तो वो उन दोनों के लिए खाना लेकर आता है, उन दोनों को अलमारी से बाहर निकालता है, उन्हें खाना खिलाता है और उसके बाद दोबारा से उन्हें अलमारी में डालने लगता है। तो अब मैरी उससे पूछने लगती है कि हाँ भाई, आखिरकार तुझे परेशानी क्या है और किस लिए तू हमें यहाँ पर लेकर आया है। तो उस व्यक्ति ने उस टाइम तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल देकर उनकी जो अलमारी थी उसे बंद कर दिया। और जैसे ही अगली सुबह होती है तो वो उन्हें दोबारा से निकालता है और उसके बाद उन्हें खाना खिलाने लगता है। लेकिन इस टाइम मैरी खाना खाने से मना कर देती है और उसे बताने लगती है कि पूरी रात से वो लोग उस अलमारी में खड़े हुए थे, उनसे इतनी देर तक खड़ा नहीं रहा जाता और आखिरकार तुम इन्हें किडनैप ही कर कर क्यों लाए हो। इन्हीं सारी चीजों के बारे में वो उससे पूछताछ कर रही थी और इसी बीच वो किडनैपर जो था वो भी मैरी से पूछने लगता है कि क्या सच में आप मुझे नहीं पहचानती। मैरी ने साफ इनकार कर दिया और उसके बाद वो उसे एक रूम में पकड़कर लेकर जाता है। वहां पर ले जाकर उसने एक कैमरे का पहले से ही जुगाड़ कर लिया था और एक रिकॉर्डिंग शुरू वो कर देता है और उसके बाद पूछने लगता है कि क्या आप सच में ही मुझे नहीं जानती। मैरी ने फिर से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो व्यक्ति एक फोटो लेकर आता है और उसे ले जाकर मैरी को दिखाता है कि क्या आप इस फोटो को पहचान सकती हैं। मैरी उस फोटो को काफी अच्छे से पहचान सकती थी, क्योंकि जिस स्कूल में वो मैथ की टीचर लगी हुई थी ये उसके एक क्लास का फोटो था। और ये फोटो दिखाकर वो व्यक्ति कहने लगता है कि शायद आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। उसके बाद वो दिखाने लगता है कि इस फोटो में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैरी इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान थी कि उसका एक स्टूडेंट आज उसे किडनैप कर लाया है। तो वो काफी ज्यादा हैरान तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में काफी सारे सवाल भी चल रहे थे कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। जब वो उससे जानने की कोशिश करती है तो उसने बताना शुरू किया कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो आपने मुझे बी ग्रेड दिया था और यही कारण था कि बाद में मुझे किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया और बाद में अगर देखा जाए तो मेरे को अच्छी सी जॉब नहीं मिल पाई और मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अब तो बर्बाद हो चुकी है। मैरी इस बात को लेकर अफसोस उसके सामने जाहिर करती है, लेकिन ये बात भी कहती है कि मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जबकि जिस तरीके से सामने वाले बच्चे ने अपना परफॉर्मेंस दी थी, जिस तरीके की उसने पढ़ाई की थी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके के उसे नंबर दिए थे। अगर मैंने तुम्हें बी ग्रेड दिया था तो तुमने सम ही कुछ इस तरीके के सॉल्व किए होंगे। और उसके बाद तो मैरी भी उसे पहचान चुकी थी कि ये तो मिंग सेसू है। वो उसे समझाने लगती है कि बेटा जो कुछ भी तुमने पढ़ाई की थी, जिस तरीके की भी तुमने वहां पर परफॉर्मेंस दी थी, उसके हिसाब से मैंने नंबर दिए थे। और आखिरकार उस बात को तो बीते हुए करीबन 14 से 15 साल हो चुके हैं, तो आखिरकार ये सारे के सारे कांड तुम इस टाइम क्यों कर रहे हो। उसी टाइम तुम मेरे पास आ सकते थे। वो उसका पेपर दोबारा से चेक करने के लिए तैयार थी। आखिरकार वो इस तरीके के कारनामे इसके साथ क्यों कर रहा है। मिग सेसू ने ये बात बताई कि वो उस टाइम उस टीचर को काफी ज्यादा पसंद किया करता था, वो उससे प्यार किया करता था, आगे के वो उसके साथ सपने देखा करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसकी फेवरेट टीचर के कारण इसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। और यही कारण है कि उसने लगभग पिछले 15 सालों से इस बात का प्लान बनाया था कि वो किस तरीके से
इस टीचर को किडनैप कर सकता है और उसके बाद अपना बदला ले सकता है। ये जो आज वो उसे किडनैप करके लेकर आया है, ये पहली बार नहीं है जब उसे किडनैप करने के लिए वो गया था, जबकि आज से पहले करीबन 3 बार वो पहले भी ट्राई कर चुका है, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते उसकी टीचर उस टाइम वहां से बचकर निकल गई थी। इस बात को जानकर मैरी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि मैरी के माता पिता के घर पर रात को डकैती हुई थी। वहां पर कोई चोर चोरी करने के लिए नहीं आया था, जबकि वहां पर उनके माता पिता के पास जाकर उस व्यक्ति ने यही बात पूछी थी कि आखिरकार मैरी कहां पर है। तो उन्होंने बताया कि मैरी तो इस टाइम उनके साथ नहीं रहती है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ अब तो अपनी ससुराल में रहती है। और उसके बाद मिंग सेसू को जैसे ही ये बात पता चलती है कि इस टाइम मैरी कहां पर रहती है, तो वो उसके घर के बिल्कुल सामने ही एक घर लेकर रहने लगता है। इस टाइम वो एक मैकेनिक के तौर पर जॉब भी करने लगा था अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करने के लिए, लेकिन उसका पूरा का पूरा फोकस इसी बात पर रहा करता था कि मैरी पूरा का पूरा दिन क्या करती है, उसकी दिनचर्या क्या रहती है। और सबसे अजीब बात जो थी वो ये थी कि रात को जब वो अपनी जॉब से वापस आया करता था तो अपना सारा का सारा खाना वगैरह तैयार करके वो उसके सामने वाली खिड़की पर जाकर बैठ जाया करता था अपने घर के, और सामने देखता रहा करता था कि इस टाइम मैरी के घर पर क्या चल रहा है, मैरी किस टाइम क्या कुछ करती है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते देखते अब उसे पता चल चुका था कि इनकी दिनचर्या क्या है, वो किस टाइम क्या कुछ करती है। और उस टाइम भी उसे पता था जिस दिन ये लोग सैलून के लिए निकले थे तो उसने सारी ही तैयारी पहले से ही कर ली थी। और उसके बाद जिस तरीके से किडनैप करके वो इन्हें यहाँ पर लेकर आया है उसके बारे में तो मैरी काफी अच्छे से जानती ही है। तो मैरी ने अब पूछना शुरू किया कि अब तुम चाहते क्या हो और हमारे को यहाँ से जाने के लिए क्या करना होगा। तो उसने मना कर दिया कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ और सिर्फ इस बात को प्लान करने में खराब कर दिए हैं कि किस तरीके से वो उन्हें किडनैप करके वापस अपने घर पर लेकर आएगा। यहाँ पर इनके लिए उसने अलमारी का जुगाड़ किया है, अपने यहाँ पर चैन का प्रबंध किया है, तो वो इन्हें यहाँ से जाने देने वाला तो है नहीं। तो आगे की जिंदगी ये लोग यहीं पर बिताने वाले हैं। इस बात को लेकर मैरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसने मना कर दिया कि वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, उसे जाना पड़ेगा। इस टाइम उसका परिवार है, उसका पति घर पर उसकी वेट कर रहा है। लेकिन मिंगसू से ने साफ इनकार कर दिया और वो अगले काफी दिनों तक यूं ही उसे अपने पास रखता है। हर रोज वो उसे अलमारी से निकाल दिया करता था, खाना खिला दिया करता था, लगातार काफी देर तक बैठकर वो उसे ताड़ता रहा करता था। और उसके बाद जब भी वो अपनी जॉब पर जाया करता था, क्योंकि इस टाइम भी वो नौकरी कर रहा था, तो हर रोज सुबह सुबह उन्हें खाना खिलाकर, रात को खाना खिलाकर वापस उसी अलमारी में बंद करके सुबह अपनी जॉब पर चला जाता। शाम को वापस आने के बाद उन्हें वो संभाला करता था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब मिंग सेसू का जन्मदिन था, तो वो अपना केक वेक काटने के लिए किसी और के पास नहीं गया, जबकि 2 बंदी जो कि उसने अपने घर पर ही बना रखे थे उन्हें उन अलमारियों से बाहर निकाला और उनके साथ ही अपना बर्थडे वो सेलिब्रेट करने लगता है। और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अपनी उसी टीचर के साथ फिजिकल रिलेशन वो बनाना चाहता था जिसे कि वो आज के टाइम में अपने घर पर बंदी बनाकर रखे हुए था। लेकिन उसकी उस टीचर ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि अब उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं, घर पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा है, तो वो इसे वापस अपने घर पर जाने दे। लेकिन वो इस बात के लिए नहीं मानता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पूरी रात वो उसका रेप करता है और अगली सुबह वापस वो अपनी जॉब पर निकल जाता है। इस टाइम मैरी का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करती तो दूसरी तरफ मिग ये बात कहता कि अगर वो भागने की कोशिश करती है, पुलिस को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करती है, अपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो उसके साथ साथ सबसे पहले तो उसकी बेटी को मारेगा। और मैरी इसी बात को जानकर चुप रह जाया करती थी। अगले काफी दिनों तक हर रोज वो इसी तरीके से मैरी का शोषण करता है, उसे वापस ले जाकर वो अलमारी में बंद कर दिया करता था। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो वो इनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगता है। अब मैरी ज्यादातर टाइम अपना अलमारी में नहीं जबकि उसके साथ उसके घर में बिताया करती थी और वहां पर भी उसका शोषण ही हुआ करता था। अब वो उनके ऊपर थोड़ा विश्वास करने लगा था। तो एक दिन ऐसा भी आया जब उसने मैरी को और उसकी बेटी बैथ को ये बात कही कि हम तीनों ही लोग आज मार्केट जाने वाले हैं। इस बात को जानकर मैरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मार्केट ही हम लोग जाएंगे, पब्लिक
प्लेस पर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई पुलिस वाला मिल जाएगा, काफ़ी सारे और भी लोग वहाँ पर घूमते रहते हैं, तो वो उनसे मदद मांग लेगी। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ही ये सारी की सारी बातें मिग ने मैरी को बता दी थी कि अगर वो किसी भी तरीके की चालाकी अगर करती है तो इसके पास गन मौजूद है और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों को वो मार डालेगा। सबसे पहले शुरुआत वो इसकी बेटी से करेगा, उसके बाद इसे खुद मारेगा और वहाँ आसपास जितने भी लोग इसकी मदद करने के लिए आएंगे ये उनकी भी जान ले लेगा, भले ही बाद में इसे पुलिस ही क्यों न पकड़ ले जाए, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी के काफी सारे साल बर्बाद किए हैं और इसी बात को जानने के लिए इस पूरी ही प्लानिंग पर बर्बाद किए हैं। तो वो इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और ये बात जानकर मैरी को भी विश्वास हो जाता है कि ये बंदा ऐसा कुछ कर सकता है। उसके बाद वो सारे ही लोग मार्केट में जाते हैं, लेकिन वहां पर अपना सामान खरीद लेने के बाद मैरी को एक आइडिया आता है कि अगर वो चेक से अगर अपनी पेमेंट करती है और कल को अगर पुलिस वाले अब उसे ढूंढ तो रही ही होंगे और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि इसके बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ पर पुलिस वाले आकर पूछताछ करेंगे, तो हो सकता है उसके मिलने के चांसेस, ताकि पुलिस वाले उसे ढूंढ ले, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसने मिग से इस बात से इनकार कर दिया कि वो पैसे अपने खुद ही भरने वाली है और मिग भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, तुमने अगर खर्चा किया है और तुम ही इसके पैसे देना चाहती हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा ही करके वो लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक पुलिस वाले इस बात के ऊपर ध्यान देते ही नहीं हैं और उसके बाद तो मैरी भी मानो अपनी हिम्मत हार चुकी थी कि शायद वो इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। लेकिन अगले काफी दिनों तक सारा का सारा यही प्रोसेस यूं ही चलता रहता है। जब भी वो अपनी जॉब पर जाया करता था तो इन्हें अलमारी में बंद करके जाया करता था और पिछले काफी दिनों से एक ही अलमारी में वो बंधे रहा करते थे। उनके हाथ ऊपर कड़ी से जोड़कर वो जाया करता था और पिछले काफी दिनों से कड़ी से लटके रहने के कारण ऊपर वाली वो कड़ी थोड़ी ढीली हो चुकी थी, जिसके चलते उसने जब थोड़ा हिलाकर उसे देखा तो वो हिलने लगी थी और उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अगर ये इतनी ही हल्की हो चुकी है तो इसे बाहर भी निकाल सकती है। और वो जब उसके साथ थोड़ी मशक्कत करने लगती है तो वो कड़ी बाहर निकल भी आती है और उसके बाद वो अगली काफी देर तक जोर जबरदस्ती करके उस अलमारी के दरवाजों को तोड़कर बाहर निकल आती है। उसके बाद वो भागकर अपनी बेटी के अलमारी के पास जाती है और उसे भी बाहर निकाल लेती है। इस टाइम उसकी बेटी बेथ बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो अपनी माँ को यही बात बोल रही थी कि वो थोड़ी ही देर बाद आने ही वाला होगा, तो वो वापस जाकर अपनी अलमारी में बंद हो जाए, नहीं तो वो उन दोनों को ही काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाला है। और हो सकता है जब उसे पता चले कि ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो वो हमें जान से मार डाले। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला था, जिसके चलते वो तुरंत भागकर दूसरे कमरे में जाती है। वहां पर जाकर वहां पर रखे फोन से पुलिस वालों के पास कॉल कर देती है और सारी की सारी बातें बताती है कि इसका नाम मैरी है और इसे पिछले करीबन 53 दिनों से यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। उसने सारी ही बातें पुलिस वालों को बता दी थी, जो कुछ भी वो बता सकती थी, और पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जल्द से जल्द जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने मैरी को अपने कब्जे में ले लिया, उसकी बेटी को अपने कब्जे में ले लिया और उस व्यक्ति के बारे में जो कि यहाँ पर रहा करता था, इस घर का मालिक था, उसके बारे में पता निकालते निकालते वो लोग उसके ऑफिस जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में इसके ऊपर केस चलने लगता है और इसके इस तरीके के कारनामों को देखकर इसे 30 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उसके बाद सामने आता है कि इसने एक बच्चे को भी अपनी गाड़ी में उस टाइम रख लिया था, अपनी डिग्गी में उस टाइम रख लिया था और उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करते हैं तो बीच में जिस टाइम इसे किडनैप कर लिया गया था तो मैरी ने भी इससे पूछा था, तो मैरी को उसने ये बात कही थी कि उसने बीच में ही जो वो जंगल आया था उसमें उस लड़के को उतार दिया था और वो अपने आप घर पर पहुंच गया होगा, वो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करे। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स ने उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश की तो मिग ने बताया कि वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और यही कारण था कि वो उसे उस टाइम डिग्गी से बाहर निकाल कर जंगल में लेकर जाता है और वहां पर रोड से उसके सिर पर लगभग 10 से 12 बार हमला करता है और उस लड़के ने वहीं पर अपनी जान गंवा दी थी। बाद में उस लड़के की भी डेड बॉडी को बरामद कर लिया जाता है और इन सारी ही चीजों को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, इस बात के साथ कि इसे 1980 में जेल में डाला गया था और ये 2010 तक पैरोल के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। और इन्हीं सारी चीजों का जब केस चल रहा था
तो मिक को मैरी के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर साइड में खड़े हुए एक पुलिस ऑफिसर की जेब से वो चाकू निकालता है और मैरी के ऊपर हमला कर देता है। वो उसकी गर्दन के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन मैरी थोड़ा पीछे हो जाती है, जिसके चलते वो चाकू उसके मुंह पर थोड़ा कट लगा देता है और वो निशान मैरी को हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता है। लेकिन 2010 जैसे ही आता है तो उससे पहले ही मैरी दोबारा से कोर्ट में जा पहुंचती है और सारी की सारी बातें नए जज को बताती है कि जनाब इस बंदे ने कुछ इस तरीके का कांड किया था और पिछले वाले जज ने ये बात कही थी कि ये बंदा 2010 में ही पैरोल के लिए अर्जी दे पाएगा, तो ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसने ये सारा का सारा कांड किया था, तो प्लीज़ आप इसे जेल से बाहर मत निकालिए। अगर ये बाहर आता है तो मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। और उसके बाद उसकी उस पैरोल वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया जाता है और अभी तक मिंग सेसु जेल में ही मौजूद है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, जहां पर कि एक लड़का अपनी टीचर से प्यार किया करता था, लेकिन बाद में जब उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो वो कुछ इस तरीके का कांड कर देता है। आप लोग इस केस में असल गलती किसकी मानते हैं, और क्या आप लोगों ने ये स्टोरी पहले कभी सुनी थी, या फिर इस केस के बारे में और कुछ भी अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफ़ी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट इम्प्रेसिव वन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।